दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग देख रहे थे। मैंने कहा था कि अब जब तक ये आर्टिकल खत्म नहीं होगा तब तक इसका मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है संविधान के, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका मिलान कराता है बार बार, उसी को देखते हैं हम लोग। तो पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया। दूसरा है अनुच्छेद 214 से। ठीक है, अनुच्छेद 214 है। क्या कह रहा है ये? तो अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श में से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जो 214 में लिखा गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, तो यही लिखा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो 214 में सिंपल है कि हर प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ये बात लिखी गई है किसमें? तो 214 में। तो कभी कभी पूछता है कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, वो नियुक्ति कैसे होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल, जहाँ पे हाई कोर्ट है, उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय के जो प्रत्येक न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की उम्र तक अपना जो है पद धारण किए रहते हैं। उसके बाद वो पद छोड़ देते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 215 में क्या लिखा है? तो अनुच्छेद 215 में लिखा है कि जो अनुच्छेद 215 में है कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख जो हाई कोर्ट है, अभिलेख न्यायालय होगा। मतलब कि प्रत्येक उसका निर्णय जो है, हाई कोर्ट का प्रत्येक निर्णय, जो उसके अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, उच्च हाई कोर्ट के निचले जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट से जो नीचे के न्यायालय हैं, उनके लिए एक माइलस्टोन कह सकते हैं, या उनके लिए कह सकते हैं एक बाउंड्री होगी कि वो लोग जब भी कोई निर्णय देंगे तो हाई कोर्ट का जो जो दिया रहेगा निर्णय, उसको अभिलेख न्यायालय के रूप में देखेंगे और उससे इतर फैसला नहीं दे सकते। फैसला देंगे वो लोग तो अभिलेख न्यायालय को ध्यान में रखते हुए देखेंगे, जो कि हाई कोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो एक प्रकार का समझ गाइड है ये। अभिलेख न्यायालय मतलब गाइड होती है, तो इसकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसकी अवहेलना कोई नहीं करेगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय। ठीक है, और यह स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार होता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं अभिलेख न्यायालय को। 215 में भारतीय संविधान का एक खंड है जो कि उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके पास एक अभिलेख न्यायालय के अधिकार होगा और शक्तियाँ होंगी, जिसमें वो स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को। ठीक है, आर्टिकल 216 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 216 में, तो आर्टिकल 216 में लिखा है उच्च न्यायालयों का गठन। तो उच्च न्यायालयों का गठन किस तरह से होगा, इसमें लिखा गया है। तो भारतीय संविधान का में कहा गया कि उच्च न्यायालयों के गठन के बारे में प्रावधान करता है, और यह कहता है कि प्रत्येक जो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो राष्ट्रपति जो जितना समझेगा कि और कितने इसमें न्यायालय होंगे मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो उतना जो है न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय करते हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी है कि हाई कोर्ट में जो हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के अन्य न्यायाधीश की संख्या कौन डिसाइड करता है? तो न संसद करता है, न विधानसभा करता है, वो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति समय समय पर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकते हैं, जो कार्यभार के अनुसार होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तो होगा ही। ठीक है, अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को लगता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की आवश्यकता है, तो वे जो है अधिक जो न्यायाधीश की नियुक्ति करवा सकते हैं। तो ये इनके पास पावर है, राष्ट्रपति के पास पावर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 216 में बताया गया उच्च न्यायालयों का गठन। तो कैसे होगा? तो एक मुख्य न्यायाधीश होगा और राष्ट्रपति तय करेंगे कि कितने इसमें अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो ये बात है पूरा मामले जानने की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है काफी 216। अगला 217, आर्टिकल 217। तो आर्टिकल 217 में कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद एवं शर्तें क्या होंगी, ये बताया गया है 217 में। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद संबंधी जो शर्तें हैं, इसमें बतलाया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्यकाल की अवधि क्या है और उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो ये सब पूरा मामला है। तो नियुक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और यह नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो याद रखिएगा कि यह नियुक्ति जो होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा परामर्श के साथ की जाती है। ठीक है, उनका कार्यकाल जो होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु तक वो पद पर बने रहते हैं। हटाया जाना, तो न्यायाधीशों को संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद ही राष्ट्रपति के आदेश से उनको हटाया जा सकता है। ये बात पूरा है इनके बारे में।
ठीक है, 217 के बारे में है। ठीक है, 217 में ये बताया गया कि उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदों की शर्तें को परिभाषित किया गया है इसमें। तो 217 में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके पद एवं शर्तें बताई गई हैं। 62 वर्ष की उम्र तक वो लोग न्यायाधीश रह सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 219 देखते हैं, अगला नेक्स्ट है 219। आर्टिकल 219 में क्या कहा गया? तो कहा गया कि हाईकोर्ट न्यायाधीश, जो न्यायाधीश हैं, का शपथ शपथ और प्रतिमान शपथ और प्रतिमान बताया गया है, प्रतिज्ञान जो है ये बताया गया है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। यह अनुच्छेद बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने से पहले एक निर्धारित प्रारूप के अनुसार उनको शपथ लेने की आवश्यकता होती है। तो बस ये याद रखिए कि जो 219 में क्या है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, तो शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को छोड़ के सबके शपथ का जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो पूछेगा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ का प्रारूप कहाँ दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची में दी गई है। ठीक है, वो कहते हैं कि भारत के संविधान के प्रति वो सच्ची निष्ठा रखेंगे, ठीक है, आस्था रखेंगे, भारत की प्रभुता अखंडता को सुनिश्चित कर, मतलब कि अक्षुण्ण रखने का वो शपथ लेते हैं। ठीक है, और अगला है आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल 226 में दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की किस में दी गई है? तो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 में दी गई है। इसको याद रखिएगा, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की दी गई है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 226 में दिया गया है हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति। तो हाई कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति होती है वो जो फंडामेंटल राइट है उसके उल्लंघन पर भी ये जारी कर सकता है, और किसी अन्य कोई केस है, दूसरा किसी कोई केस है, फंडामेंटल राइट के अलावा भी दूसरे केसों में हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। ठीक है, अपने क्षेत्राधिकार में, अपने राज्य के क्षेत्राधिकार में वो फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मुद्दे पर भी रिट जारी कर सकती है हाई कोर्ट। मगर जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 32 के थ्रू केवल ओनली फॉर जो मौलिक अधिकार कानून होगा उसी के लिए जारी करेगी बस। तो इसमें जो है हाई कोर्ट की पावर होती है वो अधिक होती है, रिट जारी करने की शक्ति अधिक होती है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मुद्दे पर भी रिट जारी कर सकती है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट है केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए ही रिट जारी कर सकती है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जोर देकर बता रहा हूं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 231। तो क्या है ये? दो या दो से अधिक राज्य हेतु एक न्यायालय की स्थापना। ठीक है, तो आर्टिकल 2 या 2 मतलब 231 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक जो एक हाईकोर्ट जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक न्यायालय की स्थापना। तो जैसे उदाहरण स्वरूप पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब है, और हरियाणा राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के लिए भी न्याय व्यवस्था प्रदान करता है। उस तरह से मद्रास हाई कोर्ट है, वो भी अलग है। कोलकाता हाई कोर्ट है, उसमें भी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए है। गुवाहाटी है, वो भी 2 से अधिक राज्यों के लिए है। ठीक है, तो कई ऐसे जो न्यायालय हैं वो जो है ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। तो किसमें इसका प्रावधान किया गया? तो 231 में ये प्रावधान किया गया। ठीक है, तो जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो का क्षेत्राधिकार जो है असम के साथ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ है, नागालैंड के साथ है, और मिजोरम तक फैला हुआ है। ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय का है, महाराष्ट्र के लिए है, गोवा के लिए, दादर नगर हवेली के लिए, दमन दीव तक फैला हुआ है। तो इस तरीके से है, एक ही हाईकोर्ट है मगर ये 3-4 लोगों को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट जो में असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, यहाँ तक फैला हुआ है। इससे मद्रास भी है, कर्नाटक हाईकोर्ट भी है, सॉरी केरला हाईकोर्ट भी फैला हुआ है इसी तरीके से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला पॉइंट है इसमें कि अनुच्छेद 233 क्या है? तो अनुच्छेद 233 में लिखा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है, यूपीएससी में पूछा है, आरओआर में पूछेगा ये। तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। डिस्ट्रिक्ट जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के से परामर्श करके की जाएगी। तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो राज्यपाल द्वारा किसके परामर्श से? तो राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाती है। ठीक है, की जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और आर्टिकल 233 में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं है वह जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है, उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करता है, जिसमें राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद जो इनकी नियुक्ति होती है। बार बार पूछता है कि किसकी नियुक्ति से होता है, तो उच्च न्यायालय की नियुक्ति परामर्श से राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आर्टिकल 239, क्या कह रहा है? तो 239 किसके बारे में है? आर्टिकल 239, तो आर्टिकल जो 239 है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है। यह जो है संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित मामला दिखाता है। तो यूटी का प्रशासन या संघ राज्य जो है संघ राज्य का प्रशासन बताता है। संघ राज्य का प्रशासन, संघ राज्य का प्रशासन कौन बताता है? आर्टिकल 239। तो अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करने का अधिकार देता है और वह एक प्रशासक को नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक उस राज्य का क्षेत्र का प्रशासक होता है। ठीक है, तो 239 में कहा गया है कि किस तरह का प्रशासन, कैसे प्रशासन होगा। तो प्रशासन राष्ट्रपति उसका चलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति एक अपना उत्तराधिकारी नहीं, एक अपना प्रतिनिधि जो है नियुक्त करते हैं वहाँ पे। ठीक है, और यूटी में, और वहाँ पे जैसे मनोज सिन्हा जो है अभी हमारे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, दिल्ली में देखते हैं लेफ्टिनेंट होते हैं, उनका झगड़ा होता रहता है ये। तो ये मामला है। तो यूटी का जो प्रशासन है राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति जो है अपने किसी प्रतिनिधि को उसमें दिए रहते हैं। ठीक है, लगा रखे रहते हैं वहाँ प्रशासन करने के लिए। तो 239 में बस यही है यूटी का प्रशासन। तो अगला है 239 क 239 क क्या है? 239 ए क्या है? तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान करता है ये। ठीक है, तो 239 क भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में बताता है। यह दिल्ली को एक विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली प्रदान करता है और दिल्ली सरकार को विशेष अधिकार देता है जिसमें वो कानून बनाने की शक्ति उसमें शामिल है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन पुलिस ठीक है, पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था के मामले को छोड़ के वो पूरा जो है और पूरा प्रशासन कर सकती है, याद रखिएगा। तो 239 क 69वें संविधान संशोधन, 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 द्वारा इसको जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 239 क जो है 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 द्वारा जोड़ा गया। इस संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी में उसको विधानसभा दिया गया कि दिल्ली में विधानसभा होगी जो कि राज्य सूची और समवर्ती सूची पे कानून बना सकती है। इसी में है कि दिल्ली पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर शासन करेंगे, ये इसमें बताया गया। ठीक है, तो 239 का दिल्ली के संबंध में है, एनसीआर के बारे में बात करता है। 69वें संविधान संशोधन 1991 में प्रावधान किया गया। ठीक है, अगला है 241 आर्टिकल 241 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र में के लिए उच्च न्यायालय। तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय 241 में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों के गठन के संचालन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को एक अधिकार देता है कि वह किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सके या किसी भी मौजूदा न्यायालय को उच्च न्यायालय के रूप में घोषित कर सके। ये संसद के पास पावर है इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा 241 में क्या दिया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। संसद के पास शक्ति है कि इसके लिए संसद के पास पावर देता है कि वो क्या कर सकता है? तो यूटी के लिए हाईकोर्ट बना सकता है या किसी दूसरे हाईकोर्ट को, अगल बगल वाले किसी दूसरे हाईकोर्ट को अलॉट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ठीक है, इतने हम लोग देख लिए हैं। अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले इसी तरह के अच्छे आर्टिकल के साथ जो कि आपके एग्जाम को एकदम से आसान बना देगा। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, एकदम आसान हो जाएगा मिलान कराने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।